हेलो बच्चों, 12th क्लास के फॉर्मूले के वीडियो के बाद बच्चों की बहुत डिमांड थी कि सर 11th क्लास के फॉर्मूले का भी एक वीडियो लेके आओ। तो आज मैं जो 11th क्लास के जितने भी फॉर्मूले हैं जिन पे लास्ट 10 ईयर में पीवाईक्यू पूछे गए वो ओनली 7 स्लाइड में कवर करा दूंगा। तो अगर तुमने इन 7 स्लाइड को अच्छे से रिवाइज कर लिया, इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लिया, तो तुम अपनी नीट में जो रैंक है उसको इंप्रूव कर सकते हो। तो मैं इन 7 स्लाइड को अभी एक एक करके तुम्हें बताऊंगा। ये 7 स्लाइड मैंने खुद बनाई है, तो जल्दी से चलते हैं, टाइम खराब ना करते हुए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स 11th क्लास का जो टॉपिक है, आसान है, ठीक है, और इससे सवाल पूछे जाते हैं 3 से 4, ठीक है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला फॉर्मूला Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम इसको बोलते हैं, जो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। और इसमें Q, डेल्टा यू, डब्ल्यू तीनों की जो वैल्यू हमें रखनी है वो विद साइन रखनी है। साइन कन्वेंशन तुम जानते हो कि कौन कौन से साइन हम W के लिए कब पॉजिटिव लेते हैं, कब नेगेटिव लेते हैं, Q कब पॉजिटिव लेते हैं, कब नेगेटिव लेते हैं। हीट रिलीज बाय सिस्टम है तो Q जो है हम क्या ले लेते हैं, नेगेटिव। हीट गिवन टू सिस्टम, Q हम क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव। इंटर एनर्जी बढ़ गई तो डेल्टा यू पॉजिटिव, इंटर एनर्जी कम हो गई तो डेल्टा यू नेगेटिव। वर्क डन बाय सिस्टम है तो पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो नेगेटिव होगा, ठीक है। केमिस्ट्री में इसका उल्टा होता है। अब बात कर लेते हैं, इन तीनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। डेल्टा यू अगर जूल में है तो डब्ल्यू भी जूल में होने चाहिए और क्यू भी जूल में होना चाहिए। तो और अगर ये तीनों ही कैलोरी में है एक, तो तीनों ही कैलोरी में ही होना चाहिए, तो यूनिट सेम होनी चाहिए। इस पे एक रिपीटेड कॉन्सेप्ट जो है वो बार बार पूछा जाता है, जैसे फेज कन्वर्जन, कि मान लो आइस था, उस आइस को हमने हीट देके वाटर में कन्वर्ट कर दिया, तो यहां फेज चेंज हुई है। फेज चेंज में Q इक्वल टू ml F फॉर्मूला हम लगाते हैं तो वो तो Q हो जाता है। डेल्टा U आ जाएगा इंटरनल एनर्जी में चेंज, और W आ जाएगा वर्क P डेल्टा V से। तो उस पे भी क्वेश्चन बार बार 2-3 बार पूछा गया है। अगला फॉर्मूला आ जाता है इंटर एनर्जी में चेंज, NF/2 RT इक्वल टू NCV। ये CV ही F/2 R है, तो F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डेल्टा T टेम्परेचर में चेंज है, N यहां पर नंबर ऑफ मोल है। हर फॉर्मूले में हमें वेरिएबल पता होना चाहिए कि वो क्या क्या है। ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, इस पे भी सवाल बनते ही हैं, ठीक है, कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो वेवलेंथ जिससे सबसे ज्यादा एनर्जी निकल रही है जिस वेवलेंथ की, वो लैम्डा मैक्स है। लैम्डा मैक्स मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, लैम्डा मैक्स क्या है, वो वेवलेंथ है जिसकी एनर्जी उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा एमिट हो रही है किसी भी बॉडी से। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। दूसरा, ये डेंसिटी में चेंज का फॉर्मूला है, इस पे भी सवाल पूछा गया है। रो नोट इनिशियल डेंसिटी है, गामा जो है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है, डेल्टा T टेम्परेचर में चेंज है। तो यहां से हमें किसी भी टेम्परेचर पे क्या मिल जाएगी, डेंसिटी मिल जाएगी। Q इक्वल टू ml, ये फॉर्मूला हो जाएगा लेटेंट हीट का। अब वो फ्यूजन हो सकती है, वो वेपराइजेशन हो सकती है। Q इक्वल टू ms डेल्टा T, ये हो जाएगा हीट का फॉर्मूला जब टेम्परेचर चेंज हो रहा हो। ये लगाना है कब, जब फेज चेंज हो रही हो। तो Q इक्वल टू ms डेल्टा T, जब भी टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, चाहे वो फिजिक्स के किसी भी चैप्टर का सवाल हो, तो Q इक्वल टू ms डेल्टा T। और Q इक्वल टू ml, जब क्या चेंज हो रही हो, फेज चेंज हो रही है, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी उसके लिए ये लग जाएगा। Cp माइनस Cv इक्वल टू R, आइडियल गैस के लिए ये इन दोनों का डिफरेंस हमेशा R के इक्वल होगा, मेयर्स रिलेशन हम इसको बोलते हैं। और ये जो डिफरेंस है Cp और Cv का, वो R के इक्वल है, तो आइडियल गैस है और R के आसपास है, तो जितनी R के आसपास ये डिफरेंस होगा वो उतनी ही आइडियल गैस के बिहेवियर की तरफ होगी। डेल्टा लेंथ में चेंज, L नॉट अल्फा डेल्टा T। L नॉट इनिशियल लेंथ है, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है, डेल्टा T टेम्परेचर में चेंज है, टेम्परेचर में चेंज तो लेंथ में चेंज हम इससे निकाल सकते हैं। गामा इक्वल टू Cp बाई Cv, या फिर गामा इक्वल टू 1 + 2/f।
अगर हमें किसी भी गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो हम उसका गामा निकाल सकते हैं। अगर हमें सीपी और सीवी पता है किसी भी गैस के लिए तो उसके रेशियो से हम गामा कैलकुलेट कर सकते हैं। सीवी इक्वल टू फॉर्मूला होता है F/2R, R अपॉन गामा -1, और सीवी का ये फॉर्मूला है जिसमें F और R आ रहे हैं, ये है जिसमें R और गामा आ रहे हैं। और अगर तुम्हें सीवी पता है तो तुम इस रिलेशन से सीपी निकाल सकते हो। इसमें बस तुम्हें क्या ऐड करना है, R ऐड करना है। ये E इक्वल टू सिग्मा टी की पावर फोर्स स्टीफन लॉ है, जहां E क्या है, एमिसिव पावर है। एमिसिव पावर की यूनिट ध्यान रखनी है, एमिसिव पावर की यूनिट क्या हो जाएगी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एक तरह से ये इंटेंसिटी है। तो यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी निकलेगी टी टेम्परेचर पे, सिग्मा टी की पावर 4, ये हो जाएगी। टी यहां पर टेम्परेचर किस यूनिट में है, केल्विन में। ये इंपॉर्टेंट बात है कि टी जो है यहां हमें, जब भी हम टी की वैल्यू रखेंगे इसमें, वो किस यूनिट में रखेंगे, हम यहां पर टी की वैल्यू केल्विन में रखेंगे। तो यहां पर ये केल्विन में लिखी जाएगी। तो टी की वैल्यू केल्विन में हम यहां पर रखेंगे। dq/dt, ये हीट जो ट्रांसफर हो रही है हाई टेम्परेचर एंड से लो टेम्परेचर एंड पे, उसके लिए रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला है। इसकी यूनिट आ जाएगी जूल पर सेकेंड। तो ये एक तरह का हीट करंट ही है। के ए डेल्टा टी बाई एल, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस, एल लेंथ ऑफ रोड हो गई, ठीक है, के थर्मल कंडक्टिविटी हो गई, और ए जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हीट फ्लो जो होगी, अगर हीट ऐसे फ्लो हो रही है तो उसके परपेंडिकुलर एरिया होगा, और ये लेंथ हीट फ्लो की डायरेक्शन में होगी। जैसा कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में हम बोलते हैं रेजिस्टेंस इक्वल टू R इक्वल टू रो L बाई A, तो वहां L करंट फ्लो के लेंथ के अलोंग था और A करंट फ्लो के परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया था। तो यहां भी ये करंट ही, बस ये हीट करंट है, वो इलेक्ट्रिक करंट है। PV इक्वल टू nRT और PV इक्वल टू NKT। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन है। N यहां नंबर ऑफ मोल है और कैपिटल N क्या चीज है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। T किस यूनिट में, या फिर केल्विन में है, ठीक है। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो PV इक्वल टू nRT। P बाई रो बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें याद होना ही होना चाहिए कि P बाई रो किसके इक्वल होगा, RT बाई mW। mW मोलर मास है, जो एक मोल का मास होता है, मॉलिक्यूलर वेट, और KT बाई m। अब ये स्मॉल m क्या है, स्मॉल m है एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास, ये है एक मॉलिक्यूल का मास, ये है एक मोल का मास। तो मोल का मास है तो यहाँ R आएगा, और मॉलिक्यूल का मास है तो यहाँ K आएगा। तो ये वाला रिलेशन भी हमें याद होना चाहिए। इसके बाद अपन बात करें VRMS स्पीड। VRMS स्पीड पे भी हर एक दो साल में सवाल पूछा ही जाता है। ध्यान रखने वाली बात है कि टी यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में ना रख के किस में रखना है, केल्विन में रखना है। MW क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि एक मोल का मास है, मोलर मास है। तो यहां से देखो RT बाई MW इसके भी इक्वल है, तो वो भी रख सकते हो यहाँ पर, और RT बाई KT बाई M ये भी रख सकते हो। डिपेंड करता है हमें क्वेश्चन में क्या वेरिएबल दिया हुआ है। अगला आगे चलते हैं, देखो आइसोथर्मल प्रोसेस का ये फॉर्मूला nRT ln V2 बाई V1, ये फॉर्मूले पे भी सवाल पूछे जाने के चांस रहते हैं। और nRT को हम आइसोथर्मल में PV भी रख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ PV भी आ जाएगा। तो ये ln है, log बेस E में है, log बेस 10 में 2.303 आ जाता है। W एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाई गामा -1। गामा अलग अलग गैस का अलग अलग हुआ, मोनोएटोमिक डायएटोमिक, उस हिसाब से चलता रहेगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले थे ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के ही है। इसमें एक और फॉर्मूला देखो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये 3 से 4 बार तो पूछ लिया है, सीधा फॉर्मूला या फिर इसका प्रोपोर्शनल का रिलेशन। ये है मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला, जहां लैम्डा जो है वो डी स्क्वायर, यानी कि एक मॉलिक्यूल की जो डायमीटर है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डायमीटर भी आ सकता है, रेडियस का स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल आ सकता है। तो ये सवाल पूछा गया है। अब इसकी डिफरेंट फॉर्म मैंने और लिख दी है, क्योंकि ये वाली फॉर्म तो पूछी गई है बार बार, ठीक है। n यहां पर क्या चीज है, n है पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, कि जो गैस का सैंपल है जिसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n है,
और टोटल वॉल्यूम V है, तो यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, यानी कि मॉलिक्यूलर डेंसिटी है। तो ये मॉलिक्यूलर डेंसिटी हो जाएगी। इस मॉलिक्यूलर डेंसिटी को मैंने लिख दिया N/V। फिर मैंने PV इक्वल टू NKT इक्वेशन से V/N को रिप्लेस कर दिया, KT/P आ गया, ठीक है। और यहां पर मैंने फिर इसको स्मॉल m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो टोटल मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये डेंसिटी बन गई। तो ये फॉर्मूला तो बार बार पूछा गया है, लेकिन इन फॉर्मूले के भी पूछे जाने की चांसेस है, क्योंकि ये बार बार पूछा गया है। तो इनकी और फॉर्मेट जो बन सकते हैं वो मैंने बना दिए हैं, ठीक है। तो इसको जरूर हमें ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले को। अगर तुमने ये नहीं फॉर्मेट देखे हैं तो देख लो और इनको याद करना है। अगला देखो, प्रेशर और VRMS और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और स्मॉल m, इनके बीच में ये रिलेशन है। तो ये V वॉल्यूम है, ये प्रेशर है, m जो है एक मॉलिक्यूल का मास है, और ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, यहां पर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये सारे मॉलिक्यूल का मास m बन जाएगा। m/v को हम डेंसिटी लिख सकते हैं, और इसको उधर ले जाओगे 3p/ρ VRMS। VRMS का फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, 3p/ρ होता है, वो भी यहीं से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ स्मॉल n क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m है, तो ये टोटल सारे मॉलिक्यूल का मास बन जाएगा। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, आइसोथर्मल कर्व का स्लोप क्या होता है, -p/v होता है। p प्रेशर है, v वॉल्यूम है, आगे माइनस आता है, नेगेटिव स्लोप आता है, ठीक है। एवरेज एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक मॉलिक्यूल है तो यहां पर F/2 kT आएगा, F डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। एवरेज एनर्जी ऑफ अ मोल, अगर मोल है तो F/2 RT आ जाएगा। एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा है तो यहां क्या आएगा, एक मोल की बात कर रहा है तो यहां R आएगा। जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो यहां रखेंगे। ट्रांसलेशनल बोलता है तो 3 रखेंगे, कोई सी भी मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, कोई सी भी हो, ट्रांसलेशनल 3 ही होगी, तो फिर तो यहाँ 3 आएगी अगर वो ट्रांसलेशनल, एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी बोलता है। इसी एक मॉलिक्यूल की एनर्जी को हम एवरेज मोलिकुलर एनर्जी भी बोलते हैं, इसको हम एवरेज मोलर एनर्जी भी बोलते हैं। पीवी की पावर n कांस्टेंट, अगर किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की इक्वेशन pv टू द पावर n है तो उसके लिए स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला हम ऐसे बना सकते हैं, C इक्वल टू CV 1 प्लस R1 माइनस n, ठीक है। n यहां रख देंगे, जैसे n 0 हुआ तो यहां 0 रख देंगे, ठीक है। n 0 होते हैं, देखो क्या हुआ, 1 माइनस 0 1, तो CV प्लस R CP होता है। तो ये प्रोसेस जाएगा आइसोबैरिक प्रोसेस, तो आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए ये स्पेसिफिक हीट हो जाएगी। अगला देखो, न्यूटन्स कूलिंग लॉ। न्यूटन्स कूलिंग लॉ पे भी सवाल पूछता ही रहता है, ठीक है, पूछे भी गए हैं, तुमने किए भी होंगे। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि टेम्परेचर पहले T1 था, T1 से चेंज होके T2 हो गया, कूलिंग हो रही है बॉडी से, और T1 से T2 होने में टाइम कितना लगा, T टाइम लगा है, ठीक है। ये के कोई भी कांस्टेंट है, और पहले T1 था फिर T2 था, तो ये एवरेज टेम्परेचर हो गया, TS सराउंडिंग का टेम्परेचर है। तो इस तरह से वो कोई भी 3 वेरिएबल दे के तुमसे एक वेरिएबल पूछ लेता है, 2 सिचुएशन देके। के इक्विवेलेंट, अगर हम 2 स्लैब को कैसे कनेक्ट कर दे या 2 रोड को कैसे कनेक्ट कर दे पैरेलल, तो के इक्विवेलेंट क्या होगा, 2 अलग अलग कंडक्टिविटी के मटेरियल हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए और उनके अक्रॉस हमने एक टेम्परेचर डिफरेंस रखा है, तो के इक्विवेलेंट पैरेलल में K1A1 प्लस K2A2 डिवाइड बाई A1 प्लस A2 ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूले थे किसके, थर्मोडायनेमिक्स के। 3 से 4 सवाल आने के इनसे चांसेस रहते हैं। अब और टाइम खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और किस पे आते हैं, मैकेनिक्स पे, ठीक है। मैकेनिक्स, जो तुम्हें डर लगता है मैकेनिक्स से, इन फॉर्मूलों को याद रख लो, और हो सकता है सवाल फॉर्मूला बेस्ड दिया जाए और तुम्हें फॉर्मूला याद है तो तुम इन फॉर्मूलों से उस सवाल को कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि रेंज का फॉर्मूला, सीधा वैल्यू हमें u दे दे, थीटा दे दे, तो प्रोजेक्टाइल में रेंज का फॉर्मूला u² sin 2 थीटा, जहां थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, u इनिशियल स्पीड है, r रेंज है। या फिर वेक्टर फॉर्म में दे दे हम इनिशियल स्पीड, तो उसका x कंपोनेंट, उसका y कंपोनेंट। ऐसे ही मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है, ऐसे ही टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2u sin थीटा बाई जी। जो रेंज होती है वो मैक्सिमम कब आती है, जब थीटा कितना हो, 45 डिग्री हो।
तो तब रेंज मैक्सिमम आती है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। वर्क एनर्जी थ्योरम का मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसको देख सकते हो तुम कि कब लगानी है और इसमें क्या पावर है। इस वर्क एनर्जी थ्योरम जो है कितनी बढ़िया चीज है, अगर ये लगाना आ जाए तो इसके 2 वीडियो मैंने बना रखे हैं, वो तुम देख सकते हो, क्योंकि ये नहीं समझ आता कि कब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई जाती है। अब आ जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे कि किसी भी h हाइट पे कोई m मास रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम क्या लिखेंगे, mgh। और अगर वो मास एक्सटेंडेड बॉडी है, हाइट उसकी हमें अलग अलग मास की हाइट अलग अलग है, तो फिर हम उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास की हाइट ले लेते हैं यहाँ पे, तो mgh हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास बन जाता है। पॉइंट मास के लिए mgh हम लिख देते हैं। v इक्वल टू ओमेगा आर, कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, उस सर्कुलर पाथ की रेडियस r है, कर्व्ड पाथ पे रेडियस r है, और ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, तो उसकी लीनियर स्पीड और उसकी एंगुलर स्पीड के बीच में ये रिलेशन आ जाएगा। वर्क की बात करें तो वर्क इक्वल टू एफ डी कोस थीटा, ये लिख सकते हैं हम, कांस्टेंट फोर्स हमारे पास है, या वेक्टर फॉर्म में तो एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वर्क स्केलर है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, 2 वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से स्केलर आ रहा है। डी वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क पूछा है और दोनों पॉइंट के हमें पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं कि इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है, फाइनल का ये है, तो दोनों को माइनस करके हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल के फिर उसका एफ के साथ डॉट प्रोडक्ट करके वर्क निकाल सकते हैं। दूसरा, हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो, थीटा दे रखा हो, तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है जब हमारा फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज ना हो। फिर उसके बाद आते हैं वर्क पे। देखो वेरिएबल फोर्स है, फोर्स बदल रहा है, एक्स का फंक्शन है, वाई का फंक्शन है, जेड का फंक्शन है, या तीनों का ही फंक्शन है, तो फिर हम वेरिएबल फोर्स का वर्क इस तरह से इंटीग्रेट करके निकालेंगे। कांस्टेंट फोर्स के वर्क में इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन फोर्स वेरिएबल है तो हमें फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पावर की बात करें हम तो इंस्टेंटेनियस पावर, किसी भी इंस्टेंट पे क्या पावर है वो बन जाएगा dw/dt, यानी कि स्लोप ऑफ वर्क टाइम कर्व, या फिर f वेक्टर डॉट v वेक्टर। f क्या है, फोर्स, v क्या है, वेलोसिटी। तो किसी भी इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी है, क्या फोर्स है, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दें तो हम उस इंस्टेंट पे कितनी पावर है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, इस पे भी सवाल पूछा गया है, f वेक्टर फॉर्म में दिया था, v भी वेक्टर फॉर्म में दिया है, टाइम का फंक्शन था, डॉट प्रोडक्ट करके किसी भी t टाइम पे हम पावर निकाल सकते हैं। तो इस पे भी सवाल पूछा ही जाता है। पावर ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में। pv cos थीटा, थीटा हो जाएगा f और v के बीच का एंगल, या फिर फोर्स का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के पैरेलल हो, वही पावर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो f पैरेलल मतलब फोर्स का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के क्या हो, पैरेलल हो। आगे बढ़ते हैं, ये थी इंस्टेंटेनियस पावर, ये है एवरेज पावर। टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम, कि जितना भी वर्क हुआ है उस टाइम इंटरवल में, ये टाइम इंटरवल के लिए किसी इंस्टेंट पे, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम से हम क्या निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं। तो P एवरेज आ जाएगा वर्क डन टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल वर्क कैसे निकाल सकते हो, कई बार देखो कि ब्लॉक को h हाइट पे ले गए तो mgh वर्क हो गया, कई बार काइनेटिक एनर्जी दी हमने किसी भी चीज को तो वो वर्क हो गया, कई बार दोनों चीजें कि हमने एक ब्लॉक को ऊपर उठाया और उसको वेलोसिटी दी तो टोटल कितना वर्क किया, तो उठाने में वर्क किया पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, फेंकने में वर्क किया काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, तो टोटल वर्क मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में भी हो जाएगा। जैसे मान लो एक पंप है, वो नीचे से पानी खींच रहा है किसी कुएं से और फिर फेंक रहा है उसको बाहर, तो उसको वो पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों एनर्जी दे रहा है, तो टोटल वर्क उसका दोनों आ जाएगा। ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है ½ kx², जहां x क्या चीज है, x उसकी लेंथ नहीं है, उसका क्या है, एलोंगेशन है या कंप्रेशन है, कहां से, नेचुरल लेंथ से। इस पोटेंशियल एनर्जी की एक और फॉर्म है जिसमें फोर्स और k आ रहा है, F²/2k, इसमें F और k आ रहा है, इसमें k और x आ रहा है, ठीक है, और इसमें F और x आ रहा है। तो क्या हमें दे रखा है या क्या चीज वो कांस्टेंट रख रहा है, कई बार ऐसे सवाल पूछ लेता है कि
फोर्स कांस्टेंट है, दो स्प्रिंग को खींच रहे हैं, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, एक का K2 है, पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बताओ। या फिर कई बार ऐसे पूछ लेता है कि दो स्प्रिंग है, सेम इलोंगेशन किया दोनों में, दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, तो पोटेंशियल एनर्जी के रेशियो बताओ। तो इस तरह से इस पे सवाल बन जाते हैं। AT इक्वल टू अल्फा आर या फिर dv बाई dt। AT सर्कुलर मोशन पे आता है, देखो सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जो स्पीड को चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका फॉर्मूला होता है अल्फा आर। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलेरेशन, आर सर्कुलर पाथ की रेडियस, जैसे v इक्वल टू ओमेगा वैसे AT इक्वल टू अल्फा आर। ये एंगुलर वेरिएबल, ये लीनियर वेरिएबल, ये लीनियर है AT और ये अल्फा एंगुलर है, और AT को हम रेट ऑफ चेंज इन स्पीड भी बोलते हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। AC जानते ही v स्क्वायर बाई आर, ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। और ये F इक्वल टू एम वी स्क्वायर, F इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, इसमें F इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर जो है वो आ जाएगा, तो F इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा, F इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। ऐसे ही फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू इंटू एन, अब काइनेटिक है तो म्यू के आ जाएगा, स्टैटिक है तो म्यू एस आ जाएगा, ठीक है। पावर की बात करें हम, W डिवाइड बाई टी या F इंटू वी, मैंने बताई दिया है। L क्या है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या लिखा जाएगा? I इंटू ओमेगा, जैसे लीनियर मोमेंटम लिखते हैं P इक्वल टू एम वी, एम की जगह यहाँ I होता है, V की जगह यहाँ ओमेगा होता है। और कोई पार्टिकल है तो वो v स्पीड से चल रहा है, उसका मास m है, r रेडियस में घूम रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम mvr लिख देंगे हम यहाँ पर। टॉर्क की बात करें तो r क्रॉस f या rf साइन थीटा। एक क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म से पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर फॉर्म में तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट आता है नहीं आता है, तो r वेक्टर क्या है वो इंपॉर्टेंट बात। r वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स with respect to point about which we want to calculate torque। तो ये जो r वेक्टर है ये हमें यहां पर ध्यान से देखना होता है कि फोर्स कहां लग रहा है और टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट वो पूछ रहा है, ठीक है। तो r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, इससे सवाल बन जाएगा, और या फिर r f साइन थीटा, इससे जो है हम टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। टॉर्क की डायरेक्शन हम जो है राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। तो ये सारी बातें हमने यहां पर देखी है। अब आगे चलते हैं, देखो AC इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की मैं बात कर रहा था मैकेनिक्स में, तो ये फॉर्मूले उसके सेंट्रीपिटल के एक्सेलेरेशन के हैं। V तुम जानते हो स्पीड है, ओमेगा एंगुलर स्पीड, R रेडियस है। A नेट सर्कुलर मोशन में दो टाइप के एक्सेलेरेशन पॉसिबल है, AT 0 हो सकता है, लेकिन AC अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो कभी 0 नहीं होगा। तो ये दोनों 90 डिग्री पे होते हैं, तो दो वेक्टर हो गए, A नेट का फॉर्मूला ये आ जाएगा। V मिनिमम ये क्या है कि हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बात करें तो कोई स्ट्रिंग है, उससे हमने पार्टिकल एक पॉइंट मास को बांध रखा है, उसको मिनिमम कितनी स्पीड दे कि वो जो है सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे, तो ये मिनिमम स्पीड है। इससे कम स्पीड अगर तुम देते हो उसको लोएस्ट पॉइंट पे, तो वो कभी भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये अगला, ये भी रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधे ही इस पे सवाल बन जाते हैं। T मैक्स और T मिनिमम, हम जानते हैं कि जो लोएस्ट पॉइंट है और जो हाईएस्ट पॉइंट है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, उसमें एक टेंशन का डिफरेंस आता है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाता है टेंशन क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तो मैक्सिमम पॉइंट पे टेंशन मिनिमम होता है मैक्सिमम हाइट पे, लोएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन है वो मैक्सिमम होता है, वो जो डिफरेंस है वो फिक्स रहता है 6 mg, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी कंजर्व हम रखते हैं और एनर्जी कंजर्व रहती है और ये डिफरेंस भी फिक्स रहता है। कोलिजन में ये फॉर्मूला आता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, U1 U2 V2 माइनस V1। जो भी वैल्यू हमें पता है, जिसकी भी हमें डायरेक्शन पता है, वो हमें विद साइन यहां पर रखनी है, ठीक है। तो यहां U1 U2 V2 V1 सब विद साइन रखने हैं अगर हमें उनकी डायरेक्शन पता है। नहीं पता है, मान लो निकालना है, V2 निकालना है या V1 निकालना है, तो अपने आप साइन के साथ उसकी डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो ये सब वैल्यू U1 और U2 क्या है? कोलिजन के पहले M1 और M2 की स्पीड, और V2 और V1 क्या है? कोलिजन के बाद M1 और M2 की स्पीड। ये जो वेलोसिटी है वो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट है। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, जैसे फोर्स इक्वल टू एम ए होता है वैसे टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है,
ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया एक। वी एवरेज काइनेमेटिक्स का एक फॉर्मूला है जिसपे 2-3 बार सवाल पूछे गए हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डिस्टेंस के इक्वल पार्ट है, डिस्टेंस के अगर इक्वल पार्ट है, पहले 10 मीटर में V1 से अगले 10 मीटर में V2 से चल रहा है, तो एवरेज कितनी स्पीड से चला होगा, तो ये फॉर्मूला आ जाता है। बस इसको बदल बदल के वो अलग अलग फॉर्मेट में पूछता रहता है, कई बार रिजल्ट ही पूछ लेता है, कई बार वैल्यू देख के सवाल यहां से पूछ लेता है। I इक्वल टू एम के स्क्वायर, रेडियस ऑफ जायरेशन के सवाल आने के चांसेस भी बहुत रहता है, इसमें खास करके रेशियो वाले सवाल कि रेडियस ऑफ जायरेशन का रेशियो क्या होगा सॉलिड स्फीयर के लिए, रिंग के लिए, होलो स्फीयर के लिए, इस तरह से। तो आई हमें निकालना आना चाहिए किसी भी एक्सिस के अबाउट। अगर हमें आई पता है तो उस एक्सिस के अबाउट आई को एम के स्क्वायर के इक्वल कर देंगे, तो उस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन आ जाएगी। टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, ये मैं बता ही चुका हूं। अब आ जाते हैं, देखो ग्रेविटेशन, अच्छा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, याद रखना आसान है, हाफ एम वी स्क्वायर, एम की जगह आई आ जाएगा, वी की जगह ओमेगा आ जाएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अगला आई इक्वल टू आई सी एम एम प्लस एम डी स्क्वायर, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, जहां एक एक्सिस तो कहां से पास होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास। दो एक्सिस दोनों पैरेलल होने चाहिए, एक एक्सिस कहां से पास होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास से, और सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट जो आई है उसी में एम डी स्क्वायर जोड़ेंगे, एम उस बॉडी का मास और डी क्या है, डी है उन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, जो पैरेलल है, तो उन दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आई इक्वल टू एम सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। तो ये है कौन सी थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो जाएगी। एल इक्वल टू आई ओमेगा में बता ही चुका हूं। एस के वेलोसिटी ग्रेविटेशनल में 2gm/r या फिर 2g/r, इस पे भी सवाल पूछे जाते रहते हैं। जी पता ही है सबको, एम क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा किसका, उस प्लेनेट का जिस प्लेनेट के लिए एस्केप स्पीड है। आर क्या है, उसी प्लेनेट की रेडियस है। जी क्या है, उस प्लेनेट की सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आर क्या है, रेडियस है। डेप्थ के साथ जी का वेरिएशन और हाइट के साथ जी का वेरिएशन, तो जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर, कि अर्थ की सरफेस से हम डी डेप्थ नीचे जाएंगे, सरफेस से डी डेप्थ, तो वहां जी की वैल्यू ये हो जाएगी। हम जानते हैं सरफेस पे मैक्सिमम होती है, ऊपर जाते हैं तब भी कम होती है, नीचे जाते हैं तब भी कम होती है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। और इसमें एक 1 माइनस 2h/r वाला फॉर्मूला है जो कम डेप्थ के लिए वैलिड होता है हालांकि, तो वो भी एक फॉर्मूला है। g इक्वल टू gm/r स्क्वायर, किसी भी प्लेनेट की सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला ये है, जहां m उस प्लेनेट का मास और r उस प्लेनेट की रेडियस। जैसे मून की सरफेस पे g निकालना है तो मून का मास और मून की रेडियस, अर्थ की सरफेस पे निकालना है तो अर्थ का मास, अर्थ की जो है रेडियस यहां पर आ जाएगी। तो ये फॉर्मूले थे हमारे पास मैकेनिक्स के, जिन पे लास्ट 10 ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो कोई भी एक फॉर्मूला जो तुम्हारा मिस है, 2 फॉर्मूले मिस है जो तुमने पूरी 11th पढ़ ली है लेकिन उसके बाद भी नहीं है, तो उसको जरूर याद कर लेना अगर याद नहीं है तो। अब आगे बढ़ते हैं, एसएचएम वेव फ्लूइड, इस पूरे पोर्शन से लगभग 4 से 5 सवाल आते हैं, और क्या पता वो सारे सवाल फॉर्मूला बेस्ड ही हो, और क्या पता वो सवाल इसी स्लाइड से हो। ठीक है, तो चलते हैं। देखो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जहां x क्या है, वो जो डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट x है। a क्या है, उस x पोजीशन पे उसका एक्सेलरेशन है। आगे माइनस आता है एसएचएम में। ठीक है, तो यहां माइनस आता है क्योंकि जिधर डिस्प्लेस होता है उसके अपोजिट एक्सेलरेशन होता है। हमेशा एक्सेलरेशन टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता है, हमेशा फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता है जब पार्टिकल एसएचएम करता है। तो ओमेगा की वैल्यू होती है √k/m, m तो मास हो गया, k कांस्टेंट हो गया। अब एक रिलेशन ये है डेल्टा 5 डिवाइड बाई 2 पाई डेल्टा x बाई लैम्डा डेल्टा t बाई t। t टाइम पीरियड है, लैम्डा वेवलेंथ है और 2 पाई फेज है एक साइकिल में। ये डेल्टा 5 फेज डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस और ये टाइम इंटरवल हो जाएगा। मैक्सिमम वेलोसिटी जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है a ओमेगा। a एम्पलीट्यूड है एसएचएम का, ओमेगा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो जाता है a ओमेगा स्क्वायर, a एम्पलीट्यूड ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर 2 स्प्रिंग हमारे पास है और उनका कॉम्बिनेशन है और वो सीरीज में है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं
ठीक है। पैरेलल में तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। इनको कहां काम में लेते हैं हम? काम में लेते हैं टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम कि कोई स्प्रिंग पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड निकालना है 2π√m/k, जहां k क्या है ये इससे निकाल सकते हैं k इक्विवेलेंट, कि हमें 2 स्प्रिंग या 4 स्प्रिंग या 6 स्प्रिंग पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन दे रखा है, तो हम उसका k इक्विवेलेंट यहां से निकालेंगे और यहां रखेंगे तो स्प्रिंग पेंडुलम का हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। और स्प्रिंग पेंडुलम की तरह एक सिंपल पेंडुलम भी आता है जिसके भी सवाल पूछे जाते रहते हैं, 2π√L/g, जहां L इफेक्टिव है और G इफेक्टिव है। अब G इफेक्टिव अलग अलग केस में अलग अलग होते हैं, वो तुम थ्योरी में पढ़ चुके होंगे। L इफेक्टिव जो है सेंटर ऑफ मास से उसकी डिस्टेंस हो जाती है, जो एसएचएम कर रहा है, एंगुलर एसएचएम कर रहा है। इसके बाद देखो एक एसएचएम की इक्वेशन इस फॉर्मेट में, सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम, ये खुद एक एसएचएम है, ये खुद एक एसएचएम है, 2 एसएचएम सुपर इंपोज हो रहे हैं, तो उससे जो एम्पलीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, a² + b² का रूट। तो इस पे भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछे गए, तो ये अगर याद नहीं है तो ये याद कर लेना, ठीक है। अब इसमें फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। देखो वेलोसिटी की बात कर लेते हैं वेव वाले चैप्टर में। तो वेव में देखो अगर हम बात करें 2π ये फ्रीक्वेंसी 1/2L T/μ तो ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी है, ठीक है, और ये 1/2L L लेंथ हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी हम स्ट्रिंग वेव के केस में दोनों एंड पे स्ट्रिंग जो है फिक्स है, तो हम ये फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, ठीक है। V = f लैम्डा, f फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, k वेव नंबर है, 2π/λ। ओपन ऑर्गन पाइप है तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2L होगी, और उसमें 1 2 3 4 ये फ्रीक्वेंसी जो सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी आएगी उनका रेशियो ये होता है, ठीक है। तो V/2L आ गया, फिर 2V/2L, 3V/2L, 4V/2L, इस तरह से फ्रीक्वेंसी जाती है। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गई ये वाली, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम इसको बोलते हैं। आगे अगर अपन बात करें तो फिर ये हार्मोनिक भी बोलते हैं इसको, तो ये फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, इस तरह से चलती रहती है। और ओवरटोन की हार्मोनिक से वो कितनी ज्यादा है, तो वो ओवरटोन फ्रीक्वेंसी। क्लोज ऑर्गन पाइप में जो है V/4L ये फंडामेंटल हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। इसमें ओनली हमें जो है ऑड हार्मोनिक मिलते हैं, इसमें इवन ऑड दोनों हार्मोनिक मिलते हैं, ठीक है। तो ये फंडामेंटल, ओपन और क्लोज, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से भी सवाल आने के चांस रहते हैं। और फ्लूइड में अगर अपन बात करें देखो तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो यंग्स मॉडुलस होता है, इसको हम हुक्स लॉ बोलते हैं। तो हुक्स लॉ का एक ग्राफ वाला सवाल भी बनने के चांस रहते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और स्ट्रेस को लिख सकते हैं फोर्स डिवाइड बाय एरिया, स्ट्रेन को लिख सकते हैं अगर वायर है लेंथ में चेंज हो रहा है तो ΔL डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ, ठीक है। यहीं से तुम ΔL = FL/AY लेंथ में चेंज का फॉर्मूला निकाल सकते हो, बना सकते हो। ये ट्रांसवर्स वेव की स्पीड है t, स्ट्रिंग में टेंशन है, म्यू है मास पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में कितना मास है, ठीक है। तो वो म्यू की वैल्यू हो जाएगी। k यहां पर जो है बल्क मॉडुलस है, ये प्रेशर में चेंज है, ठीक है, और ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, ΔV चेंज इन वॉल्यूम, V इनिशियल वॉल्यूम, माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इसलिए ये माइनस आ रहा है। बाकी मैग्नीट्यूड इसका कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देखो इसी में एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। तो एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, जूल पर मीटर क्यूब, ये यूनिट बनेगी। तो 1/2 स्ट्रेस मल्टीप्लाई स्ट्रेन, ये बन जाएगा। स्ट्रेस को रिप्लेस करोगे स्ट्रेन से तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, y आ जाएगा हुक्स लॉ से। और अगर स्ट्रेन को रिप्लेस करना है हुक्स लॉ से तो फिर स्ट्रेस स्क्वायर डिवाइड बाई ये आ जाएगा, ठीक है, या फिर 1/2 F इंटू ΔL डिवाइड बाई V, ये फॉर्मूला आ जाएगा, या एनर्जी डिवाइड बाई वॉल्यूम, ये बन जाएगा। एनर्जी डिवाइड बाई वॉल्यूम मतलब एनर्जी डेंसिटी, पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला यहां भी पूछा जाता है। अब बायोंट फोर्स की बात करें तो बायोंट फोर्स जो है ρL कौन लगाता है, लिक्विड किधर लगाता है, ऊपर अपथ्रस्ट होता है, तो लिक्विड लगाता है तो लिक्विड की डेंसिटी, वॉल्यूम डिस्प्लेस और इनटू जी, ये आ जाएगा। अब वॉल्यूम डिस्प्लेस क्या होगा कि वो वॉल्यूम जो इनसाइड द लिक्विड हो जाएगा। ये बर्नौली थ्योरम है, ठीक है। तो बर्नौली थ्योरम, P प्रेशर है, प्रेशर एनर्जी, ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी,
और ये हो जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो तीनों एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो 2 पॉइंट हम ढूंढेंगे जिनके बीच में हम बर्नौली लगाएंगे। ये जितनी भी एनर्जी मैंने लिखी वो पर यूनिट वॉल्यूम है। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड था। V इक्वल टू √2gh वेलोसिटी, V इक्वल टू √2gh, ये है हमारी फ्लक्स की वेलोसिटी कि हम किसी कंटेनर में लिक्विड भरा है, उसमें हमने होल कर दिया, तो लिक्विड की फ्री सरफेस से कितना नीचे हमने वो होल किया है वो हाइट हो जाएगी और वहां हॉरिजॉन्टली जो वेलोसिटी निकलेगी वो ये वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स। 6 पाई नीटा आर भी स्टोक्स लॉ है। अगर कोई स्फेरिकल बॉडी किसी विस्कस लिक्विड में मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी v है और उस लिक्विड की विस्कोसिटी नीटा है और उस स्फेरिकल बॉडी की रेडियस ये है, तो उस पे लगने वाला विस्कस फोर्स हम ये लिख सकते हैं और ये विस्कस फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा। टर्मिनल वेलोसिटी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है टर्मिनल वेलोसिटी का, ठीक है। इसको तो रटना ही है, अच्छे से याद रखना ही है, सवाल पूछने के इस पे पूरे चांस है। और इसमें एक रिलेशन की वीटी जो है वो उस बॉल की रेडियस, स्फेरिकल बॉडी की रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। फॉर्मूला में ये नीटा है, ये डेंसिटी ऑफ बॉडी है जो उस लिक्विड में, विस्कस लिक्विड में चल रही है और ये उस लिक्विड की डेंसिटी है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो जो टर्मिनल वेलोसिटी वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी है। कई बार टर्मिनल वेलोसिटी ना बोल के वो कांस्टेंट वेलोसिटी इन विस्कस लिक्विड इस तरह की लैंग्वेज बोलता है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का सीधा सा मतलब है टर्मिनल वेलोसिटी है। और जब बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेती है तो ध्यान रखना है कि उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाता है। तो तुम्हें फोर्सेज बैलेंस करने हैं, ऊपर जो फोर्सेज लग रहे हैं, नीचे जो फोर्स लग रहे हैं, उनको बैलेंस करना है। आगे बढ़ते हैं सरफेस टेंशन में। टी यहाँ सरफेस टेंशन है, डेल्टा ए इफेक्टिव एरिया है। तो वर्क जो है वो हम निकाल सकते हैं या एनर्जी हम लिख सकते हैं कि सरफेस एनर्जी क्या होगी, तो टी इंटू डेल्टा ए। जैसे अगर हमारे पास कोई सोप की फिल्म है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर, तो उसमें एक इधर की सरफेस होगी, एक इधर की सरफेस होगी। इस सरफेस पे भी मॉलिक्यूल होंगे और इस सरफेस पे, पीछे वाली पे भी मॉलिक्यूल होंगे। तो दोनों सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है उनकी वजह से सरफेस एनर्जी दोनों तरफ होगी और इसीलिए डेल्टा ए इफेक्टिव एक तरफ का एरिया ना लिख के दोनों तरफ का एरिया वहां पर हो जाएगा। तो ये एक गलती होती है, इसका ध्यान हमें रखना है। ये कैपिलरी राइज का फॉर्मूला है 2t cos थीटा c बाई r rho g। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी अच्छे से करना है, रटना है, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। टी सरफेस टेंशन है, थीटा सी क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट जो लिक्विड सरफेस और सॉलिड सरफेस के बीच में बनेगा। कुछ नहीं दिया जाए अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो क्या मानना है, 0, cos 0 1 हो जाएगा। आर जो है रेडियस ऑफ कैपिलरी हो जाएगी यहाँ पर, और ये रो जी। तो कई बार जो है रेडियस ऑफ मेनिस्कस की फॉर्म में भी हो जाता है, फिर cos थीटा ना आके यहाँ पर आर रेडियस ऑफ मेनिस्कस आ जाता है और एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर होता है। जितनी पतली रेडियस होगी आर उतना कम होगा, एच उतना ही ज्यादा होगा, ज्यूरिन्स लॉ। तो एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर होगा। पी एक्सिज, एक्सिज प्रेशर हम जानते हैं कि कोई हमारे पास बबल है तो उसके अंदर प्रेशर बाहर वाले प्रेशर से ज्यादा होता है। अंदर जो है कॉनकेव होता है, बाहर कॉन्वेक्स होता है, तो कॉनकेव साइड प्रेशर ज्यादा होता है। तो वो कितना ज्यादा होता है, तो सोप बबल में 2 सरफेस होती है, एक सरफेस के लिए वो प्रेशर एक्सिस 2t/r होता है, यहाँ 4t/r होगा। तो सोप बबल में 2 सरफेस होती है। वाटर ड्रॉप जो है, अगर वो एयर वाटर ड्रॉप है तो उसमें 2t/r, उसमें एक सरफेस होती है। एयर बबल इन वाटर है तो उसमें भी एक सरफेस होती है, तो उसके अंदर एक्सेस प्रेशर 2t/r होगा। इन तीनों के कंपैरिजन का एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो तुम उसको भी देख सकते हो। वहां से तुम्हारा ये सरफेस वाला कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि किसमें कितनी सरफेस होती है। तो फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है, इन पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई मुश्किल सवाल नहीं आता है। लास्ट अपन बात करें यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। तो ये मैंने पहले ही बताया कि फेवरेट टॉपिक होता जा रहा है। पिछले 2-3 साल से 2 या 3 सवाल पूछे जाते हैं, छोटा सा चैप्टर है। इसमें देखो यूनिट और डायमेंशन निकालना वो तो एक अलग चीज है ही सही। फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, ये 2 डिवाइस है। इनमें भी सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं लिस्ट काउंट के पूछने के,
कि वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट, तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, उनका जो डिफरेंस होगा वो वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट होगा। रीडिंग निकालनी है तो मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग और माइनस जीरो एरर। जीरो एरर को विद साइन रखोगे, पॉजिटिव जीरो एरर है तो पॉजिटिव, नेगेटिव जीरो एरर तो नेगेटिव। ठीक है, तो ये सब हमें पता होना चाहिए, फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। स्क्रू गेज के लिए पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, कि जो सर्कुलर स्केल है उस पे कितने टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है, और पिच कितनी है, पिच मतलब एक कंप्लीट रोटेशन पे कितनी डिस्टेंस वो ट्रांसवर्स करता है मेन स्केल पे, तो वो पिच हो जाती है। रीडिंग वही मेन स्केल की रीडिंग, सर्कुलर स्केल की रीडिंग माइनस जीरो एरर। जीरो एरर को कैसे रखना है, मैं यहाँ पर विद साइन रखना है। ठीक है, तो ये जितने भी फॉर्मूला 11th क्लास के बन सकते थे मैंने तुम्हें बता दिए हैं। अब तुम्हें बस इतना करना है कि जैसे मैंने ये मेहनत करी है पूरे PYQ में से 11th क्लास के फॉर्मूले निकाल के तुम्हारे लिए खुद की राइटिंग में लिख के लेके आया हूं, यही फॉर्मूले तुम्हें खुद लिखने हैं, याद करने हैं। दीवार पे हो सकता है तुम चिपका दो तो और बढ़िया बात है। ठीक है, और इनको डेली रिवाइज करना है। तो ये मैंने टोटल तुम्हारे लिए 7 स्लाइड जो है वो बनाई है। इन 7 स्लाइड से न्यू मान लो कि हो सकता है तुम्हारी रैंक में काफी इंप्रूवमेंट आ जाए। तो ये टोटल 7 स्लाइड है। इन 7 स्लाइड को तुम डेली 7 मिनट दे दो और कुछ नहीं, जो बचे हुए दिन है उनमें 7 मिनट भी दे दोगे तब भी तुम्हारे लिए ये काफी यूजफुल रहेगी। तो ये जो बचे हुए टाइम में इससे ज्यादा मैं और क्या ही कर सकता था, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊं जिसमें फॉर्मूले बच्चों को बता दिए जाए ताकि उनका स्कोर अच्छा हो पाए नीट में। अब मैं एक इंफॉर्मेशन लास्ट में शेयर कर रहा हूं कि एक ड्रीम बैच स्टार्ट हो रहा है 25 मई को। तो जो अगले साल नीट देना चाहते हैं, जो तुम्हारे छोटे भाई बहन हैं, तो ड्रीम बैच 25 मई से स्टार्ट होगा और उसमें तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कवर कराएंगे। ये ड्रीम टीम है उस बैच के लिए जिसमें 3 सब्जेक्ट और 3 टीचर, मतलब एक टीचर एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाएगा। ठीक है, उसी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस सब्जेक्ट की, डाउट की, उससे जो भी चीजें सब्जेक्ट से जुड़ी होगी वो इन तीनों टीचर की ही होगी। और ये बैच स्टार्ट हो रहा है 25 मई से। ठीक है, और जो बच्चा 10th मई से पहले एडमिशन लेगा उसको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।